नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रीवियस पेपर। जो हमारे प्रीवियस पेपर हुए हैं जितने भी, उन सबको उठाया गया है, उन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया है जो हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। जो हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है जो उत्तराखंड और हिंदी के प्रीवियस पेपर से संबंधित है। यदि आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार पिछले क्वेश्चन देखो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? राम का विलाप किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? रचना पूछी गई है, राम का विलाप किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? ऑप्शन दे दिए गए हैं, सूरदास जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिशंकर परसाई और तुलसीदास जी। तो किसकी रचना है? तो ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी के बारे में अन्य चीजें जो आपको याद रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बताना। 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1623 बनारस में ये अंतिम अपनी सांस लेते हैं। तो इनका संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, बताना। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो नर हरिदास इनके गुरु जी थे। उसके बाद नेक्स्ट इनके उपनाम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुलसीदास जी के उपनाम क्या है, तो बताना। पहला कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इनका उपनाम मानस का हंस, कवि शिरोमणि, मानस का हंस। उसके बाद लोक नायक, हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि। ये इनके क्या है? उपनाम है। बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है, हमेशा इनके उपनाम पूछे जाते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे पहले जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे, रामचरितमानस। कौन सी भाषा में लिखी है? रामचरितमानस, तो अवधी भाषा में। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है दोहावली, उसके बाद कवितावली, दोहावली, कवितावली, उसके बाद गीतावली। तो ये बली वाली रचनाएं आती है इनकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बन के मार्ग में, बन के मार्ग में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखनी है, जानकी मंगल, जानकी मंगल। जानकी मंगल के साथ साथ पार्वती मंगल जोड़ते हुए चलो, जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, उसके बाद दोहावली, कवितावली और गीतावली। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जैसे संकट मोचन, संकट मोचन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है लक्ष्मण के नाम से, लक्ष्मण। और जो पूछी गई है राम का विलाप, तो राम लक्ष्मण दोनों आ गए। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, इनकी अंतिम रचना आती है विनय पत्रिका, जो इनकी अंतिम रचना है, ठीक है। तो ये याद रखना तुलसीदास जी के बारे में। इससे अलग जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है तुलसीदास जी के बारे में, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपक अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है? तो बताना, रूपक अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है? तुलसीदास जी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? तुलसीदास जी को क्या बोला जाता है? रूपक अलंकार का सम्राट बोला गया है, ठीक। क्वेश्चन इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आए होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमारा? पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछा गया है। हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाया, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां से हमारे क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखा जाता है? जब क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप हो जाता है तो उससे बचने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखा जाता है? पहला दिया गया है थाने के अध्यक्ष को, जो पास में थाना है। उसके बाद जिले अधिकारी को,
स्वास्थ्य अधिकारी को या सरकारी अस्पताल में जाकर बताएंगे कि भाई साहब बहुत मच्छर हो रहे हैं। ठीक है, तो किसे बताया जाता है, तो बताना मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए जो पत्र लिखा जाता है ये लिखा जाता है अपने निकटतम स्वास्थ्य अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो आते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसमें बताना है हिंदुस्तानी शैली में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। कौन सी शैली में, हिंदुस्तानी शैली में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पहला दिया गया है हिंदी और फारसी, उसके बाद हिंदी अरबी, हिंदी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी। एक चीज तो कॉमन है कि हिंदी तो आनी ही है, सभी ऑप्शन में है, तो याद रखना हिंदुस्तानी शैली में कौन कौन सी आती है हमारी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया हमारा, अलंकार पूछा है। और कौन सा अलंकार पूछा है, मृदुल तांत लता समान थी में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे आपको ये भी पता चलता रहे कि किस तरह से हमारा कोई टॉपिक खराब तो नहीं चल रहा है। क्वेश्चन पूछे गए हमारे अलंकार से, ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसकी तो पहचान होती है, क्या पहचान होती है इसकी, कि इसमें आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, और उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान को दोनों को एक ही मान लिया जाता है, किसमें, रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट अभी बात कर रहे थे हम कि रूपक अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है। तो रूपक अलंकार का सम्राट होता है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी को। अन्य चीज जो आपको याद रखनी है कि जो हमारे योजक चिन्ह होते हैं, जो योजक चिन्ह होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है रूपक अलंकार में। उसके बाद रूपक अलंकार के बात कर लेते हैं, भेद कितने होते हैं। तो रूपक अलंकार के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला सडग रूपक अलंकार, दूसरा होता है निडग रूपक अलंकार, उसके बाद तीसरा पारंपरिक रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के हमारे कितने भेद पूछे गए हैं, बताए गए हैं, तो बताना 3 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, इसमें वाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार की क्या परिभाषा है, इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है, यमक अलंकार है। ऊपर वाले ऑप्शन में किसी में भी ऐसा कोई नहीं है जो लिखा है मृदुल तांत लता समान थी, इसमें कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है, अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार नहीं आया है, जबकि इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उनका क्या हो जाता है, अर्थ अलग अलग होता है। सही है, ये परिभाषा होती है यमक की। तो यमक के बारे में इतना याद रखना, यमक के भेद पूछे जाए तो 3 होते हैं। पहला होता है आदि यमक अलंकार, दूसरा होता है मध्य यमक अलंकार, उसके बाद तीसरा होता है अंत यमक अलंकार। सही है, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यमक अलंकार तो नहीं होना, उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में जो याद रखना कि उपमा अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है कालिदास जी को बोला जाता है। किसे, कालिदास जी को उपमा अलंकार का सम्राट बोला जाता है। उपमा अलंकार के बारे में याद रखना, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। तीनों भेद याद रखना कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण जो कंप्लीट हो, उसके बाद नेक्स्ट होता है एक लुप्त, और तीसरा होता है मालूम उपमा। तो ये हमारे उपमा अलंकार के भेद होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की पहचान के लिए इसमें क्या आते हैं, वाचक चिन्ह आते हैं। इसमें वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, शब्द आते हैं, एक आएगा सा, वाचक चिन्ह याद रखना महत्वपूर्ण होते हैं, सा, सी, से, ऐसा, उसके बाद सरिस, सरिस पीपल पास सरिस मंडोला। ठीक है, तो ये शब्द आते हैं पहचान के लिए, वाचक चिन्ह होते हैं, जिससे रूपक अलंकार की पहचान हो जाती है। जो ऑप्शन दिया गया हमारा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें किसी में भी वाचक चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं किया गया, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की जो परिभाषा होती है, इसमें क्या होता है, तो बताना इसमें
उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान में दोनों में क्या दर्शाई जाती है? संभावना दर्शाई जाती है। संभावना की बात होगी, उपमेय उपमान में संभावना तो उत्प्रेक्षा, जबकि अगर बात करते हैं उपमेय और उपमान में आरोप लगाया जाता तो रूपक अलंकार होता है। इसमें संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो कवि आते हैं उनका नाम याद रखना। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किससे है? तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार से है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? तो 3। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, और तीसरा होता है आपका फलो उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी पहचान के लिए क्या होते हैं इसमें बात कर लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए इसमें जो शब्द आते हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हमारे शब्द आते हैं? तो शब्द देखना, जैसे इसमें आएगा मानो, उसके बाद मनेहू, उसके बाद जानो जनेहू। मानो, मनेहू, जानो, जनेहू ऐसे शब्द आते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ना ही इसमें मानो, मनेहू, जानो, जनेहू हमारे, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा मृदुल, तांत, लता, समान थी, इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। सही है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को देखो, अब अगर आपको अलंकार आते हैं, आपने व्यवस्थित रूप से पढ़े हुए हैं, तो आप ऑप्शन के आधार से भी क्वेश्चन करके ले जाओगे, क्योंकि हमें पता था यमक अलंकार में 2 बार आते हैं, उपमा में सा, सी, से, ऐसे जैसे शब्द आते हैं, उत्प्रेक्षा में मानो, मनेहू, जानो, जनेहू आते हैं। जब इसमें ये रूल नहीं आएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ठीक है, और रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आते हैं और वाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो कंडीशन थी हमारी, ये रूपक अलंकार की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में चीजें आई होंगी। क्वेश्चन देखते हैं अपना जो दिया गया है, 5वां नया क्वेश्चन है, हमारे पीसीएस के पेपर में पूछा गया था 2017 में। तब से अभी तक हमारे यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पूछा गया इसमें? इसमें पूछा गया हमारा, हमें बताना है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं। किसमें पूछा? हमारे अपभ्रंश में कितने स्वर हमारे होते हैं। तो याद रखना, अपभ्रंश में हमारे कितने होते हैं? अपभ्रंश में 8 स्वर माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से स्वर माने गए हैं अगर ये पूछा जाए तो बताना। सबसे पहले तो आएगा आपका ए, उसके बाद आ, दोनों आएंगे। उसके बाद ई और बड़ी दोनों आ जाएंगे। उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ जाएंगे। उसके बाद जो आएंगे आपके, एक तो आपका आएगा ओ, और उसके बाद आएगा आपका ए। ये आते हैं बस टोटल 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो माने कौन से नहीं गए हैं? तो एक तो आओ को नहीं माना गया है और दूसरा आई को नहीं माना गया है। इन दोनों को नहीं माना गया है। सही है, ये चीजें नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आपको याद रखना है। इससे अलग की जो चीजें हमारे एग्जाम में आती रहती हैं आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी सम्मेलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? हिंदी सम्मेलन की बात की गई है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 348। इसमें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी। तो इनकी भाषा होगी हमारी अंग्रेजी, और कितने वर्षों तक होगी? तो बताना। 15 वर्षों के लिए प्रावधान किया गया था, अर्थात 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से 1965 तक का ही प्रावधान था कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। उसके बाद भाषा बदल दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय समय पर इसे बढ़ा दिया जाता है, परंतु वर्तमान में केरल राज्य ने अपने हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी से हटाकर मलयालम को कर दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा का 348 में है। 350 में किस चीज का प्रावधान है? तो याद रखना 350 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी मातृभाषा बोलने में पूरी आजादी देता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो 350 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग का प्रावधान है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है 350। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है 343। 343 में क्या बोला गया है? तो याद रखना इसके अंतर्गत बोला गया है
संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की राजभाषा क्या होगी हमारी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो याद रखना किस अनुच्छेद में बोला, 343 के अंतर्गत बोला गया है। अब बात कर लेते हैं, एक ही अनुच्छेद बचा है, हिंदी सम्मेलन किसके अंतर्गत आते हैं, बताना 351। अगर ये पूछा है हिंदी को प्रोत्साहन, तो भी अनुच्छेद 351 के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7। सही वर्तनी का चयन करना है हमारा। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ज्योत्सना, सही वर्तनी के साथ सही होगा। ए बी सी डी सब में ज्योत्सना ही लिखा है, कौन सा रूप होगा जो हमारा सही दिया गया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल सही लिखा है, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है, उपसर्ग जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सब अभिकारी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे एक शब्द का अंश होते हैं उपसर्ग, ठीक है। अब देखो जो दिया गया है इसमें, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जो अभी लगाते हैं हम, किस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं उपसर्ग का। बात कर लेते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो पता उपसर्ग के हमारे 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो आता हमारा हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, और उसके बाद उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 13, संस्कृत में 22, और आपका उर्दू में कितने होते हैं, 19 होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया हमारा अभी उपसर्ग। तो अभी उपसर्ग हमारा किस में आता है, ये याद रखना कि अभी उपसर्ग जो होता है हमारा किस रूप में प्रयोग में किया जाता है। तो ये हमारे सामने, पास और विशेष रूप के लिए प्रयोग में किया जाता है। और बात कर लेते हैं किस भाषा का होगा अभी उपसर्ग, तो ये हमारा एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है अभी, ठीक है। याद रखना किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो सामने, पास और विशेष के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण उपसर्ग आते रहते हैं, सभी एग्जामों में उपसर्ग से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ये विशेष रूप से था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्या दिया गया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द। जैसे मान लेते हैं कोई वाक्य होता है, जैसे लिख देते हैं सोहन घर जाता है, ये पूरा वाक्य हो गया। और ये पूछा है वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है, जैसे ये हमारा पूरा वाक्य है और इसमें हम एक शब्द मान लेते हैं, जैसे हमारा शब्द क्या है, सोहन ही है। सोहन अगर हम वाक्य से अलग लिखेंगे तो क्या है, हमारा शब्द है। तो सोहन क्या है, एक शब्द है, लेकिन हमने पूरा वाक्य बोला है सोहन घर जाता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, अर्थात जब हम वाक्य में बात करेंगे सोहन की, तो वाक्य में इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना जो शब्द होता है हमारा स्वतंत्र होता है, अलग लिखते हैं, लेकिन जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया गया है इसमें, शुद्ध वर्तनी लानी है, हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। मुझे और आगे लिखा को घर जाना है, गलत लिखा है, मुझे को घर जाना है। उसके बाद मैंने घर जाना है, ये भी गलत हो जाएगा, मैंने तैने कुछ नहीं होता। उसके बाद मुझे घर जाना है, ये सही हो सकता है। और उसके बाद मुझको घर को जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वाक्य शुद्धि के आधार पर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो हमारा 11 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन भी दे दिए हमारे, पहला दे दिया गया है विशेषण, उसके बाद नेक्स्ट विशेष्य या प्रविशेषण या विधेय। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द लिख देते हैं सोहन चालाक है,
ठीक है। अब ये जो विशेषता बताई गई है कि चालाक है, तो किसकी विशेषता है? सोहन की विशेषता है। तो यहां अब सोहन क्या हो जाएगा हमारा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेकिन आपको लग रहा होगा सर ये तो संज्ञा है, तो हम मना नहीं कर रहे ये संज्ञा है। हाँ ये संज्ञा है, लेकिन जब ये ऊपर प्रयोग में लाया गया है तो इसने कौन सा रूप ले लिया? विशेष्य का रूप ले लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है क्या कहलाता है? तो विशेष्य कहलाता है। और यहाँ विशेषता किसकी थी? सोहन की। कि सोहन क्या है? चालाक है। तो चालाक तो क्या हुआ हमारा? चालाक क्या है? विशेषण है। चालाक क्या था? विशेषण है। और सोहन क्या है? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन घूमते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया है इसमें? किस क्रम में एक शुद्ध शब्द है? वर्तनी पूछी गई है। पूजनीय गलत लिखा गया है इसमें, पे पे छोटी मात्रा नहीं आती, बड़ी आती है। सही है, गलत लिखा है पूजनीय। उसके बाद फिर पूजनीय, उसके बाद पुरानी गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा शुद्ध लिखा है। क्या लिखा है? निरपराध जो लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? जो हमारा ए स्वर है का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए मूर्धा, कंठ, तालु और ओष्ठ, जो हमारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, जब कभी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से होता है। ये याद रखना, स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है? तो बताना, 6 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा कंठ, दूसरा होता है हमारा तालु, कंठ तालु। उसके बाद होता है मूर्धा, उसके बाद कंठ तालु मूर्धा। दंत के आधार पर स्वरों का उच्चारण नहीं होता, कंठ तालु मूर्धा। उसके बाद होता है आपका ओष्ठ, 4 हो गए। उसके बाद होता है एक कंठ ओष्ठ, और कंठ ओष्ठ के बाद होता है आपका कंठ तालु। तो ये 6 आधार होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 6 आधारों से हमारा स्वरों का उच्चारण किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो बताना, दंत का प्रयोग स्वरों के उच्चारण में नहीं किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं कंठ में क्या क्या आते हैं। तो कंठ में हमारा ए आता है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, कल के दिन को अगर आप पूछा जाए तो आ भी हमारा कंठ में आता है। तालु की बात कर लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो तालु में दोनों ई आ जाती है। मूर्धन्य में हमारा री आ जाता है, ऋषि वाला री। जो हमारा ओष्ठ है इसमें हमारे दोनों ऊ आ जाते हैं। उसके बाद कंठोष्ठ में हमारा ओ आता है, और उसके बाद औ आता है। ये क्या हमारे कंठोष्ठ है। उसके बाद कंठ तालु बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, दोनों हमारे ए और अय कंठ तालु में आ जाते हैं। तो ये आधार है हमारे स्वरों के उच्चारण होने का। अब जो आंसर बना हमारा कौन सा बना? क्या था हमारा? ए पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज और याद रखना, फिर से बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वरों का उच्चारण किस आधार से नहीं होता, तो जो हमारा दंत दिया गया है ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा रूप है जो हमारा तत्सम रूप है? आप बताओ कौन सा रूप होगा हमारा तत्सम। अब तत्सम तद्भव तो आसान है, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आपके रटने के ऊपर है, बाकी हिंदी तो समझने पर होती है। लेकिन तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय हमारे जो होते हैं या मुहावरे जितने भी होते हैं सब हमारे रटने वाली चीजें, पर्यायवाची विलोम शब्द। अब ये पूछा गया है तत्सम बताना है कौन सा शब्द होगा? क्रीड़ा, सोना, अंधकार, अंधेरा। तो क्या हो जाएगा हमारा तत्सम रूप? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अंधकार क्या है? एक तत्सम रूप है। ठीक, याद रखना, कुछ ने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो गलती होती है बस कभी कभी, पर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट शब्द युग्म से क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्रम में अवलंब और अविलंब का शब्द युग्म का सही अर्थ दिया गया है? शब्द भेद से क्वेश्चन है, पर्यायवाची अच्छे होंगे तो ये अपने आप ही होंगे, इन्हें पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, बस पर्यायवाची पढ़े जाते हैं। पहले क्या दिया गया है? अवलंब, और दूसरा है अविलंब। अविलंब तो पता है, विलंब करना होता है देरी, और अविलंब अर्थात देरी ना होना, बहुत तेजी से कार्य करना। कहते नहीं
कि आप विलंब मत करना, बिल्कुल भी अविलंब। सही है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, क्योंकि शीघ्र होता है अविलंब, और अगला क्या है अवलंब, हमारा क्या होता है सहारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा इसका। एक भी अगर आप पकड़ लोगे तो उस आधार से थोड़ा 50% तक तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अगर पर्यायवाची है तो फिर तो हमारे सब सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है हमारा 16, और इसमें क्या पूछा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा? सूची दिया गया है बेशवानर, तेज और रवि प्रभा। कौन सा शब्द होगा जो हमारा पर्यायवाची नहीं होगा अग्नि का? अन्य पर्यायवाची जो आपको याद रखनी, अनल होता है, उसके बाद पावक होता है, पावक, पावक के बाद ज्वाला, ज्वाला के बाद नेक्स्ट तेज होता है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता, ये तो होता है तेज। उसके बाद नेक्स्ट उजाला होता है, महत्वपूर्ण शब्द है कृषाणु। के बाद आता है जात देव, कृषाणु जात देव। उसके बाद हुतासन, वायु सखा, सब आग के पर्यायवाची है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूची, सूची के बाद जो शब्द आता है हमारा नेक्स्ट बेश वानर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद होली को दहन करते हैं, तो दहन भी होता है हमारा अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये सब किसके हैं, हमारे आग के पर्यायवाची होते हैं। तो कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है रवि प्रभा नहीं होता। तो फिर सर ये किसका होता है रवि प्रभा? तो ये होता हमारा धूप का पर्यायवाची, रवि प्रभा, अर्थात रवि सूर्य का होता है, उसकी जो चमक होती है वही तो धूप होती है, तो रवि उसी से संबंधित है, रवि प्रभा। ठीक है, तो याद रखना कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बाकी जो लिखे हुए हैं पर्यायवाची ये आपको याद कर लेने हैं। हर पेपर में जो हम कराते हैं, जो भी हमारे आए हुए हैं, सभी में पर्यायवाची होते हैं, जड़ होते हैं, हिंदी की करने कंप्लीट जरूरी होते हैं। अगला क्या पूछा गया है इसमें, शशि पूछा है, और क्या पूछा किसका पर्यायवाची होगा? नहीं पूछा, ये बताना है कौन सा पर्यायवाची ये होगा, किसका पर्यायवाची है, विष्णु, ब्रह्मा, महादेव या निशाकर। तो ये याद रखना जो हमारा शशि है ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची है, और ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है निशाकर, ये भी हमारा चंद्रमा का है। अब चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हमारे एग्जाम में आते हैं आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। जैसे होता हमारा एक होता है विधु, उसके बाद होता है जो दिया गया हमारा विधु के बाद शशि, राकेश, राकेश के बाद देखना हिमांशु और सुधांशु, हिमांशु। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है हिमांशु, सुधांशु। उसके बाद नेक्स्ट सुधाकर, सुधाकर। उसके बाद नेक्स्ट निशाकर, मयंक, लड़कों का नाम है। जो लड़कों के नाम होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा देखो दिया गया है मयंक, हिमांशु, सुधांशु, राकेश, ये नाम में महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट मयंक के बाद दिन याद रखना है जो होता है हमारा सोमवार वाला दिन, तो सोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट छपानाथ, चांदनी जो संबंधित होती है, छपानाथ। उसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है याद रखना है औषधि पति होता है। औषधि पति किसका होता है तो बताना, ये हमारे चंद्रमा का होता है और इसी से संबंधित होता है, याद रखना औषधीश, औषधीश। ठीक है, तो औषधि से संबंधित है दोनों, याद रखना औषधिपति, औषधीश। उसके बाद छपानाथ, सोम, मयंक, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि और विधु किसके हैं? सब ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची है। और लास्ट में जो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। शशि किसका है? आपका निशाकर का है। इसमें डायरेक्ट नहीं देखा, दिया गया था जो चंद्रमा, उसके बाद इसका एक हिस्सा दे दिया था, वही पूछा, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन
18 दे दिया गया है हमारा। इसमें क्या पूछा गया है, भवन का संधि विच्छेद हमें बताना है और कौन सी संधि होगी ये भी बताना। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, अयादि संधि हो जाएगी। और बात कर लेते हैं भवन क्या होगा, भो धन अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, सार्थक, सार्थक होते हैं जिसका अर्थ हो, निरर्थक होते हैं जिसका अर्थ ना हो। तो यहां पूछा जिसका अर्थ हो। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं जब हम उन्हें तोड़ देते हैं अलग अलग तो उनका क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। उसमें रूप क्या होता है उनका, सार्थक शब्दों का रूप हमारा क्या माना जाता है, उसका रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं या योग रूढ़ होते हैं, क्या माने गए हैं। तो याद रखना ये शब्द होते हैं हमारे यौगिक शब्द। क्या होते हैं, जब हम इनका खंड कर देंगे और उनका तब भी अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। जैसे कि लिख देते हैं राजमहल, राज और महल दोनों लिख दिए। अब एक हमारा ये सार्थक शब्द है, इसके खंड कर दो, राज आप अलग कर दो इसका भी अर्थ है, और महल आप अलग कर दो इसका भी अर्थ है। यही तो परिभाषा में पूछा है। सार्थक खंड वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगर होता क्वेश्चन कि विशेष अर्थ रखने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेष अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। जैसे हम शब्द लिख देते हैं वीणा पाणी, क्या हो गया, वीणा पाणी किसका है, ये आपका विशेष अर्थ सरस्वती का है, ठीक है। जबकि जिसकी संधि ना हो, जिन शब्दों की संधि ना हो, जिसके खंड ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, आपका रूढ़ शब्द कहते हैं। तो याद रखना ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो पाए या जिनके खंड ना हो पाए उसे क्या कहते हैं, हम रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये याद रखना किस आधार पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द भेद है, रचना के आधार पर शब्द भेद। कितने होते हैं तो बताना, 3 होते हैं जो हमारे दिए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन पूछा गया था सार्थक खंड अर्थात तोड़ने के बाद अर्थ आना है तो क्या कहलाएंगे, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 20, और इसमें क्या दिया गया है, किस शब्द में रे व्यंजन संयुक्त नहीं है, अर्थात किस, ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए किसमें हमारे रे व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला क्या गया है आश्रित, उसके बाद क्रम, कर्म और कृषि। कौन सा शब्द होगा जिसमें हमारे रे व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपके लिए गिव है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ही है हमारा आज का, ठीक है। इसका आंसर अगले आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।